हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम लोग क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11 के मैथ्स के हर चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। और इस सीरीज का नाम हम लोगों ने रखा है शॉर्ट एंड सफिशिएंट। इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर्स को बिल्कुल शॉर्ट में कराने वाला हूं, साथ साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यानी कि अगर यहां से आप करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो करने के बाद आपको बुक से उस क्वेश्चन को करने की, उस चैप्टर को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं थ्योरी और साथ साथ प्रैक्टिस दोनों एक साथ कराऊंगा और कम से कम समय में चीजों को मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो क्लास 11 में अच्छे से चीजों को कवर नहीं कर पाए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करना चाहते हैं, वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि सेट होता क्या है। तो सेट जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या होता है, बहुत सारी चीजों को, मतलब कुछ चीजों एक साथ रहती हैं, उनको, जिनको हम लोग वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उनका एक कॉम्बाइन चीज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना टी सेट, तो टी सेट में क्या होता है, कप होता है, आपका प्लेट्स होते हैं, चम्मच होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो जो केटली होती है वो क्या हो गया, टी सेट। तो सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, टी सेट। हम लोग बोलते हैं ना जैसे मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं जैसे शरबत सेट, ऐसे करके बोलते हैं ना, जूस सेट। तो जूस सेट में क्या होता है, ग्लास होता है, अलग अलग चीजें होती है। तो सेट का मतलब जो बहुत सारी चीजों को हम एक साथ बताते हैं, एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेट। क्लियर हुआ बात। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं आप सभी लोगों को, मुझे बोलना है मान लीजिए 2 4 6 8 और 10, मान लीजिए मुझे ये बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर अप टू 10, 10 तक। 10 तक क्या हो गया, इवन नंबर्स को मैं बोलना चाहता हूं। तो मैं क्या, एक सेट के फॉर्म में अगर इसको बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ठीक है, ऐसे करके मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना। सेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिलीव मी, मेरा पर्सनल फेवरेट है रोस्टर फॉर्म। आपको भी मुझे पता है रोस्टर फॉर्म ही पसंद आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर अच्छे से करके लिख देते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को। अच्छा, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो उनको डिस्क्राइब करेगा, प्रॉपर्टी को लिखते हैं। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी को, जो कि सारे एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो लिख दिया गया है। और इसमें कैसे लिखते हैं कि बी जो है वो क्या होगा, बी एक्स रिप्रेजेंट करेगा, बी को एक्स रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे बता दिया एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख दिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अभी मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मली हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उससे चीजें सिंपल रहती है, सारे सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होता है। इसके अलावा और एक फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसमें भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या है, राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या लिखना है, सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को लिखना है हमें, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को लिखते हैं, प्रॉपर एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो मान लीजिए वो जो मेरा सेट है वो ए है, ठीक है। तो उस ए सेट को क्या लिखूंगा, ए ई आई ओ यू। ये क्या हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, क्यों, क्योंकि मैंने हर एक एक एलिमेंट को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए ये मेरा बी सेट है, ये क्या है मेरा बी सेट है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है कि बी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेस देन 6, तो 6 से कम है। तो यहाँ पे फिर और हम लोग इसके साथ क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है वो 6 से कम है।
और इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब b जो है वो x है, अब x क्या है उसको हम लोग साइड में लिख देंगे। x क्या है? नेचुरल नंबर, और x 6 से कम है, यही बात बोला था ना। देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, दोनों ही चीज लिख दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, बोला है कि एक्सप्रेस द सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। इनको हम लोगों को किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। वैसे ये गिवन किसमें है? तो आप देख पा रहे हैं ये किसमें गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है गिवन है, मतलब सारे एलिमेंट्स ही दिए हुए हैं। तो ये किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हम अभी मैंने बताया हम लोग हमेशा जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब मुझे लिखना है एक्स क्या है, तो एक्स क्या है मैं लिख दे रहा हूं। मान लीजिए एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर। एक्स क्या है भाई? इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है बिल्कुल। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर लिखते तो और बेटर होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नेचुरल नंबर लिख देता हूं, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, अब x के बारे में और बात लिख दूंगा कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है। 8 को इक्वल टू में भी लिख दिया, ठीक है। हालांकि मैं चाहता तो लेस देन 9 भी लिख सकता था, कोई परेशानी नहीं थी। लेस देन 9 लिखता तो भी वही आता, लेस देन 10 लिखता तो भी 8 ही आता, ठीक है, इवन नंबर। सो x इज अ इवन नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये इसको किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसको क्या करना है, बोला है कि ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी भी मैंने बताया सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, तो सारे एलिमेंट्स लिखे हुए तो किस फॉर्म में हो जाएगा? ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, ये जो जैसे लिखा हुआ है ये क्या है? रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए x बिलोंग्स टू z और x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को थोड़ी ना, हर एक एलिमेंट्स को थोड़ी ना लिख दिया है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और एक दूसरे से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर रोस्टर में दिया है तो सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर में दिया है तो रोस्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, उनके बारे में बात बताता हूं। सो पहला जो होता है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब जो खाली होता है, ठीक है, जो खाली होता है। देखिए जैसे कि ये लड़की है, ये क्या है? ये बिल्कुल सैड है, क्यों? क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, अंदर से पूरा खाली है, इसका कोई दोस्त नहीं है, राइट। सो एम्प्टी क्या होता है? जो पूरी तरीके से खाली हो, कोई एलिमेंट ही ना हो उसके अंदर, कोई दोस्त यार कुछ नहीं हो, ठीक है ना। और इस वैसे लोग क्या होते हैं? वैसे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस तरह के सेट को हम लोग और एक नाम दे सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग बोल सकते हैं नल सेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट, ठीक है, इनको हम लोग नल सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इनका क्या होता है? अ सेट विद नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं 5 या फिर वही जिसमें सेट लिखते हैं उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर ही नहीं होता है, यानी कि ये भी खाली रहेगा, तो इसको 5 से लिख देते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आपका ब्रैकेट से, या फिर इसको हम लोग 5 से भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको जानना होगा। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, ये सबसेट क्या होता है इसके बारे में आएंगे तब हम लोग समझेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। सो बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपको सबसेट का आइडिया नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक आपको समझ में आया ना, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया तो उतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा सेट्स को और दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट्स, एक को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब ये फाइनाइट सेट्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 12 एलिमेंट, हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतने एलिमेंट है, उनको बोलते हैं फाइनाइट। मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं होते हैं, पता नहीं होता एग्जैक्टली कितने हैं, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और इनके अंदर कार्डिनैलिटी होता है। कार्डिनैलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स है वो लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली 5 है, तो ए का अगर मैं कार्डिनैलिटी लिखता हूं, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए मैं एन ए लिखना चाहता हूं, मैंने कार्डिनैलिटी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो ये मैं 5 लिख सकता हूं प्रॉपर।
जैसे देखिए बी लिखा हुआ है तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो, एक मिनट, एक दो तीन चार पांच, तो इसका भी मैं बी का भी क्या लिख सकता हूं, कार्डिनल नंबर कितना लिख सकता हूं, 5। ठीक है। जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो इज अ डे ऑफ वीक, तो कितने होते हैं, 7, यानी कि इसका भी कार्डिनल नंबर मैं 7 लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, फाइनाइट, बिकॉज हमको पता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 0। हमको पता है ना एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0, तो वो भी क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे नेचुरल नंबर्स मैंने बोल दिया और उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन ही लगाया कि 10 से कम, 15 से कम, 16 से कम, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 करते करते कहां चल जाएंगे, इनफाइनाइट तक चल जाएंगे। तो एग्जैक्टली कितने नंबर एलिमेंट है वो तो नहीं पता है, इसलिए क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। होल नंबर्स ये भी नहीं पता है, इंटीजर्स ये भी मतलब अनंत तक चलते चला जाएगा। ठीक है, रियल नंबर सब ये जितने भी है ये क्या हो गया आपका, अनंत तक चलते जाएंगे। एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो नहीं पता है। हाँ, अगर कोई कंडीशन लगा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे मैंने मान ये बोला कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 50, तो मुझे एग्जैक्टली पता है ना कि 50 से कम ही लिखना है, तो मैं काउंट कर सकता हूं, तब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। बट यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनका जो कार्डिनलिटी होता है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए मैं एन डब्ल्यू लिखना चाहूं तो ये हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज पता ही नहीं है कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, राइट। सो हम लोग मेन जितने भी काम होते हैं सब फाइनाइट सेट्स को लेकर के ही करते हैं, बिकॉज इनके बारे में अगर हम लिख ही नहीं सकते तो इनको लेकर के करेंगे क्या, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट आता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, जब दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और वो एलिमेंट्स भी इक्वल हो। समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और वो एलिमेंट्स भी इक्वल हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अगर मान लीजिए ए दिया हुआ है 1 2 3, ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 3 1 2। मैं मान रहा हूं कि दोनों का ऑर्डर अलग है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पहले बात सेम है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, और तीनों एलिमेंट्स भी आप देखिए सेम है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तीनों ही सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल सेट्स, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर हुआ बात, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट सेट में आपका कार्डिनलिटी इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका 1 2 3, इसमें दिया हुआ है ए बी सी। अब देखिए बात क्या है, ये ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल अलग अलग ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए लिखता हूं तो वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है। और कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ बी लिखता हूं तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 3। दोनों के केस में देखिए कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी कि अगर एक इक्वल सेट वो पहले से इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी तो सेम होगा ही ना, क्योंकि एलिमेंट्स को जब सेम होना है तो कार्डिनलिटी को तो सेम होना ही होगा। अच्छा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, याद रखिएगा, इक्वल सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और इसमें तो ऑर्डर कोई बात ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग ही होते हैं जनरली। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इक्वल है इक्विवेलेंट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, देखिए जैसे ये यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करना है। बोला है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, यानी कि इक्विवेलेंट तो होंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, 3 3, यानी कि तीनों एलिमेंट भी सेम है, यानी कि क्या ये इक्वल है, यस ये इक्वल है। क्या है, ये इक्वल है। अब बोला देखिए क्या ये इक्विवेलेंट है, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, क्या अलग अलग है एलिमेंट, देखिए यहाँ पे 1 है वहां पे नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ना। यहाँ पे भी कितना आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या इक्विवेलेंट है, यस ये इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ एबीसीडी। जो ये सेट दिया हुआ है इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, तो मान लीजिए ये मेरा ए एक सेट है, ठीक है, ये मेरा ए एक सेट है, तो इसका कार्डिनलिटी अगर मान लीजिए मुझे लिखना है, यानी कि मुझे Na लिखना है, राइट, मुझे क्या लिखना है, Na, मुझे क्या लिखना है, इसका कार्डिनलिटी लिखना है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि कार्डिनलिटी इसका कितना हो जाएगा, 4, इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया ना, Na इक्वल्स टू 4, कार्डिनलिटी कितना हो गया इसका, 4। ठीक है,
अब बोला है इज फाई अ सबसेट ऑफ 1 2 3। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसेट का मतलब होता है कि इसमें से ही वो निकल के आना चाहिए। खैर अभी तो नहीं बताया हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर एक स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो बोला है कि फाई जो है क्या इसका सबसेट है, तो जब अगर सबका रहता है तो इसका भी होगा। यस, क्योंकि नल सेट जो होता है वो सबका ही सबसेट होता है। सबसेट का कॉन्सेप्ट में आएंगे, ठीक है, बट चूंकि चीजें पहले मुझे बतानी थी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि फाइव जो होता है वो सबका ही सबसेट होता है। तो जब सबका होता है तो 1 2 3 का भी होगा, 5 6 7 8 भी होता है, ABC होता है, कुछ भी होता है, सबका ही फाइव सबसेट होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर यहां तक आप लोग बने हुए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से चीजों को कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बहुत टाइम से ये चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सबसेट्स। सो इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी से निकला हुआ है, ए जो है वो बी से निकला हुआ है, इसलिए ए को क्या बोलते हैं, बी का सबसेट। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है कि जैसे देखिए ए हमारा दिया है 1 2 और बी अगर दिया है 1 2 3, तो ये जो 1 2 है कहीं ना कहीं ये बी से ही निकला हुआ है ना। ये जो ए है यानी कि 1 2 है ये कहीं ना कहीं 1 2 3 से ही निकला हुआ है ना, तो इसीलिए इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बी का सबसेट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात और भी होती है कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। अगर मान लीजिए मेरे पास जो सेट है, जो मेरा सबसेट सेट है, उसमें मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, तो उससे कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर n। जैसे देखिए अगर मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इससे कितने सबसेट्स होंगे, 8। जैसे कि 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पर एक सेट लिखता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं, ये है मान लीजिए जैसे 1 3, क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लीजिए ये 1 3 5 है, ये मेरा क्या है, एक सेट है, ठीक है। सो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, सो इसके यहां पर देखिए हम लोग को पता है 2 का पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट्स होंगे, 8। तो मैं 8 सबसेट लिखने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखिए 8 सबसेट क्या हो जाएगा, एक तो मेरा ये हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो, एक हो सकता है कि 2, सॉरी ये 3 है ना, 3, और क्या हो सकता है 5। ये 3 मेरे इसके ही सबसेट्स हो गए, क्यों, क्योंकि ये 1 इसी से निकल के आया, 3 इसी से निकल के आया, 5 इसी से निकल के आया, तो 3 ये मेरे को मिल गए। और क्या हो सकता है, अब 2 को लेकर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 1 और 3 ले रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं ए से ही निकल के आया, तो ये भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर मैं ले लेता हूं, देखिए 1 और 5, ये भी क्या है, उसी से निकल के आया, मैंने मतलब उसका ही सबसेट हुआ। फिर मैं कर लेता हूं, देखिए 3 और 5, तो ये भी क्या है, उसी से निकल के आया, यानी कि ये भी सबसेट हुआ। तो 8 होने चाहिए, अभी तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अगर मैं बात करूं क्या मैं इसको लिख सकता हूं, तो देखिए इसको भी मैं सेट बोल सकता हूं, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इसका 1 3 5, मतलब ये वही सेट हो गया, लेकिन इसको भी मैं खुद का सबसेट बोल सकता हूं। यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि सबसेट में हम इसको काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए हमारे पास 7 ही हुआ, तो एक सेट कौन सा होगा, याद करिए मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब नल सेट भी एक सेट होगा। सो वो क्या हो जाएगा, नल सेट, ऐसे करके लिखते हैं ना। सो ये क्या हो गया, टोटल 8 इसके सबसेट्स हमें मिल गए। सो यहां से हमें 2 बातें पता चली। पहली बात कि भाई नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। क्लियर हुई बात, बहुत अच्छे। अच्छा तो ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए इसमें बस यहां पर डिफरेंस यही है कि इसमें ये सिग्नल के साथ एक लाइन होता है और इसमें क्या है, बस ऐसा करके एक सिंबल होता है, राइट। सो मैं आपको बताऊं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो एक्चुअल सेट है ना उसको मार्क दे दो, तो जितने भी सेट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर सेट्स, प्रॉपर सबसेट। जैसे देखिए इसके अगर मान लीजिए प्रॉपर सबसेट लिखने हैं मुझे, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी, ये सब है, बस ये वाला जो है ना इसको हमको क्या करना है, नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हमको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये तो खुद का ही सेट हो गया ना, क्योंकि ये क्या हो गया, खुद ही वही सेट हो गया, तो इसको बस नहीं लिखते हैं,
तो वो क्या हो जाता है, इसके अलावा जितने भी सारे हो गए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। बस इसको अगर नहीं लिखते हैं तो, यानी कि अगर मुझसे पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो देखिए जितने भी सबसेट्स होते हैं, जितने भी सबसेट्स होते हैं, जितने भी सबसेट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो खुद वाला, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, उनमें से बस एक को मैं बात दे दूंगा तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस है, तो देखिए लिस्ट ऑल द सबसेट्स, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, ये 3 हुए, ठीक है। अच्छा टोटल करने कितने, देखिए 3 एलिमेंट है ना, यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8, टोटल 8 सबसेट्स होंगे इसके, ठीक है ना। 8 सबसेट होंगे तो ये 3 हो गए, फिर मैं ए और बी को ले रहा हूं, ये भी एक सबसेट है, फिर मैं ए और सी को ले ले रहा हूं, ये भी एक सबसेट है, फिर मैं बी और सी को ले ले रहा हूं, ये भी एक सबसेट है। अच्छा इन तीनों को भी ले लूंगा, वो भी तो मेरा एक सबसेट होगा ना, ए बी सी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है जो कि हर का ही सबसेट होता है, उसको बोलते हैं नल सेट, उसको हम लोग फाई से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर खाली ब्रैकेट वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आउट 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। मैं बता दे रहा हूं बार बार, मैं बहुत अच्छे से ही प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, थ्योरी भी समझा रहा हूं। आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, बिकॉज अगर आप मान लीजिए नोट्स बना लेते हैं ना, तो आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट 10 मिनट में नोट्स रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स, तो अभी तो बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो होगा 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 16 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज 1 2 3 अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, बिल्कुल देखिए 1 2 3 सॉरी 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, नहीं सिर्फ एक को छोड़ते हैं, अगर दोनों एग्जैक्टली सेम हो तो वो सबसेट तो होता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दिस इज अ सेट बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब यहां पर बात आता है कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिस चीज के बारे में बात हो रहा है ना, जिस चीज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, उसका बिगर पिक्चर, उसका बिगर पिक्चर, ठीक है, जिस चीज के बारे में बात हो रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सबको लेकर के अगर मैं एक सेट बना दूं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए मैं डिजिट्स का बात कर रहा हूं, तो डिजिट्स का बात कर रहा हूं अगर, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो 0 से लेकर 9, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। जैसे मान लीजिए मैं अगर वॉवेल्स का बात करता हूं तो ए ई आई ओ यू पांचों ही ले लूंगा तो वो हो गया उसका यूनिवर्सल सेट। मतलब जिस चीज को लेकर के बात हो रहा है उस टॉपिक में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं उनको जब एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे देखिए डेफिनेशन समझ में आएगा, यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर कंटेंट और प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम या कंटेंट में जिस चीज के बारे में बात किया जा रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स को मैं ले सकता हूं, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, उन सबको एक साथ लिखने पे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं नेचुरल, जैसे मान लीजिए इफ स्टडिंग नेचुरल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं एक से लेकर के जहां तक जा सकता है वो क्या हो गया, मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं क्लासरूम का बात कर रहा हूं, तो क्लासरूम में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। तो इसका नोटेशन याद रखिएगा, यू से इसको डिनोट करते हैं या फिर ये सिंबल, इस तरह का सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, राइट, या फिर कभी कभी यू से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आया। अगर मान लीजिए डिजिट्स का बात कर रहा हूं तो 0 से 9 तक ले लूंगा। अगर मान लीजिए 1 डिजिट, मान लीजिए मैं नंबर्स का बात कर रहा हूं तो वो भी वही वैसे ही करके हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेन डायग्राम। अभी वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 2 का बात कर रहा हूं, n का मतलब आपको पता है कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। सो ये क्या होता है, ए यूनियन बी। अच्छा अब ये यूनियन का कॉन्सेप्ट तो अभी आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी यूनियन का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता दूं तो जाइए, बस ये फिलहाल ये 2 फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हमें जानना होगा कि यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या होता है? तो यूनियन का मतलब होता है, दो सेट्स का यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं वो क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। दोनों को हम कंबाइन कर देते तो क्या क्या चीजें मुझे मिल जाएंगी। मतलब कि अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ए मेरा दिया हुआ है यहाँ पर और बी मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए ए यूनियन बी निकालूंगा तो आप क्या करो, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, 1 2 3 लिख दिया। अब उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स को लिखो, लेकिन जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ए और बी मिलाकर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उन सबको जब एक साथ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको पहचानने का और एक तरीका है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आइदर ए और बी, मतलब और का जब कॉन्सेप्ट है ओ आर, मतलब ए भी हो तो चलेगा बी भी हो तो चलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी करिएगा, बी यूनियन ए करिएगा, सेम बात होता है, ठीक है। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हो। अब हम लोग बेसिकली इसको, ये जो डायग्राम में बना रहा हूं ना, इस तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा है ए बी ऐसे करके लिखा हुआ है। सो अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है कि आप ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये हो गया मेरा ए यूनियन बी, राइट। ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी, ठीक है। अच्छा ए यूनियन बी में कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छा तो सर ए प्लस बी भी तो सेम ही चीज हुआ। नहीं, ए प्लस बी सेम चीज नहीं हुआ, आप समझिए। बोलने को तो मैं बोल सकता हूं, मैंने क्या किया, देखिए जो ये कॉमन पार्ट है ना, जो ये कॉमन पार्ट है ना, इसको मैं दो बार नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं एक बार ही काउंट कर रहा हूं। इसको मैं कितनी बार काउंट कर रहा हूं, एक बार ही काउंट कर रहा हूं। जैसे देखिए ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब वो जो मैं कॉमन पार्ट का बात कर रहा था ना, वो होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे देखिए ए यहां पर दिया हुआ 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है ये 3 4 इसमें भी है और इसमें भी, जो दोनों में है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा, 3,4। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर है ना? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3,4। तो अच्छा ये ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन को कैसे पहचानते? अगर मान लीजिए बोला है ए एंड बी दोनों में होना चाहिए, एंड अगर वर्ड मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए दो सेट डिसजॉइंट है, मतलब दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों में कोई कॉमन, डिसजॉइंट का मतलब होता है ऐसा कुछ, देखिए ये एक सेट है, एक सेट है बी, ए और बी, तो इनमें देखिए कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ ना? अच्छा यहाँ पे आप समझ जाइए कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब ये कॉमन पार्ट जो कि दोनों में है, राइट, ये पार्ट जो कि दोनों में ही रहे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं इंटरसेक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अभी वो क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो का मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, ठीक है। सो अगर ए और बी दोनों को मिला के, मतलब यूनियन अगर मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं, वो क्या होता है, अब एन ए मतलब पूरा ए को लिख दीजिए, पूरा ए को लिख दीजिए, फिर आप बी पूरा बी को लिख दीजिए। मतलब मैंने क्या किया, पहले पूरा ए को लिख दिया, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पूरा ए को लिख दिया, देखिए फिर मैं क्या कर रहा हूं, पूरा बी को लिख दे रहा हूं। देखिए मैं पूरा बी को यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, पूरा बी को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट, इसको मैंने दो बार लिख दिया, क्योंकि इसको मैंने ए में भी लिख दिया और बी में भी लिख दिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये माइनस करूंगा, ये है क्या, ये इंटरसेक्शन पार्ट है, इसीलिए यहां से मेरा एक फॉर्मूला बनता है कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर तीन रहेगा तो तीन में क्या होता है, मैं एक दो तीनों को ऐड कर दूंगा, फिर ए और बी के कॉमन पार्ट को माइनस करूंगा, फिर बी और सी के कॉमन पार्ट को माइनस करूंगा, फिर ए और सी के कॉमन पार्ट को माइनस करूंगा, उसके बाद तीनों के कॉमन पार्ट को मैं ऐड कर दूंगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बिकॉज इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, वेन डायग्राम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं मेनली हम लोग को, ठीक है ना, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था, बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 24। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कितना है भाई, ये है 24,
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी दिया हुआ है, ये है 22। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, बोथ मतलब दोनों में, दोनों में मतलब ए एंड बी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो इंटरसेक्शन पार्ट दिया, ये इंटरसेक्शन पार्ट कितना दिया हुआ है 8। हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, मतलब ए और बी को मिला करके कितने हैं, तो जो मिला करके बोलते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना यूनियन। सो हमें क्या निकालना है, देखिए एन ए यूनियन बी। सो इसका फॉर्मूला अभी अभी बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सारा ही चीजें मुझे गिवन है। एन ए कितना है भाई 24 प्लस एन बी 22 माइनस कॉमन पार्ट 8। तो ये आ गया देखिए 46 माइनस 8 यानी कि 38। मतलब टोटल कितने नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर्स की संख्या है हमारे पास 38। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल, मतलब टोटल कितने हैं, टोटल चीजें कितनी है 500 हैं। 350 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कितने 350 लोग बोल सकते हैं। 400 कैन स्पीक हिंदी, 400 क्या स्पीक कर सकते हैं हिंदी। सो दोनों लैंग्वेज कितने लोग स्पीक कर सकते हैं, कितने लोग बोल सकते हैं। तो पहले देखिए 350 लोग क्या इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं एन ई, मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए भाई 350, राइट। 400 लोग हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोलने वाले मेरे पास कितने हो गए, हिंदी बोलने वाले हो गए 450। हमसे क्या पूछा है, कितने लोग दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ये हमें निकालना है, राइट। अच्छा, और टोटल कितने हैं, टोटल है 500। अब टोटल का मतलब क्या होता है यूनियन, टोटल का ही मतलब होता है हमारा यूनियन, एन एच यूनियन ई, ये दिया हुआ है 500। तो वही बात है, हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अभी अभी सीखा था वो यूज करेंगे और निकाल देंगे। एन एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए ये हमारा कितना है 500, तो लिख देते हैं 500। ये कितना है ई, एच कितना है, एच है 450, एच कितना है 450, नहीं 450 नहीं था, सॉरी 400 है, ठीक है ना, एच है हमारा 400, तो लिख देते हैं 400, ठीक है ना, रुक जाइए। तो ये हमारा 400, राइट, तो इसको भी टिक कर लेते हैं। ये हमारा 400 प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं भाई 350 माइनस ये निकालना है एच इंटरसेक्शन ई। सो यहां देखिए सबको इधर लेके आते हैं, तो 500 माइनस 400 माइनस 350 विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर है, चलिए। सो ये टोटल कितना आ गया, देखिए 500 में से मैंने 400 अगर माइनस किया तो 100 बचा। 100 माइनस आपका 350 कितना होता है माइनस 250 इक्वल्स टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी कि हमें जो चाहिए था कि दोनों कितने लोग बोल सकते हैं, मतलब ये इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया देखिए 250, 250। क्लियर है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, सो नेक्स्ट हमको यूनियन आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, इंटरसेक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बहुत ही आसान है, अभी मैंने बताया मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब देखिए ये ए यूनियन बी क्या होता है, आप क्या करो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स पहले लिख लो। अगर ए यूनियन बी निकालना तो मैं क्या लिख देता हूं 1 2 3 4। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन जो ए में लिख चुके हैं ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 तो मैं लिख चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लिख चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 5 नहीं लिखा हूं तो 5 को लिख दूंगा, और 6 नहीं लिखा हूं तो 6 को भी लिख दूंगा। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है 4 है, इसमें भी 3 है 4 है। 1 2 उसमें नहीं है और 5 6 इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3 4। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस ऑफ सेट। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट भी बहुत सिंपल होता है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब
जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब कि a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है। जैसे यहां पर देखिए a लिखा हुआ है 1 2 3 4 और b लिखा हुआ है 3 4 5 6, तो a माइनस बी लिखना है ना। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, देखिए 1 इसमें नहीं है तो लिख दूंगा, 2 इसमें नहीं है तो लिख दूंगा, 3 है नहीं लिखूंगा, 4 है नहीं लिखूंगा। b से हमको मतलब नहीं है, जब मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं तो मुझे b से मतलब नहीं, b में कितने एलिमेंट है, मुझे बस ये देखना है कि a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, राइट। जैसे देखिए 1 नहीं है तो लिख दिया, 2 नहीं है तो लिख दिया, 3 है तो नहीं लिखूंगा, 4 है तो नहीं लिखूंगा, ये 5 से एक्स्ट्रा है उससे मतलब नहीं है। वैसे अगर b माइनस ए निकालूंगा तो देखिए वो क्या आ जाएगा, 3 उसमें है नहीं लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा, 5 6 नहीं है इसलिए लिख दिया। तो हमें यहां से एक और बात पता चलती है कि भाई a माइनस बी जो होता है ना वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। सो इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनियन से उस सेट को माइनस कर दो, यूनियन से उस सेट को माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए ए मेरा एक सेट है और ये मेरा मान लीजिए यूनियन है, यूनियन आप देख पा रहे हैं, यूनियन को मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा यूनियन है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये वाला जो ब्लैक है ये मेरा ए है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन में से ए को माइनस कर दो, मतलब ए का वो पार्ट जो कि यूनियन के अंदर नहीं, सॉरी यूनियन से ए को माइनस कर दो, राइट। ए अगर मान लीजिए मैं ऐसा निकालना चाहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन में से ए को माइनस कर दो, ठीक है, राइट। सो देखिए यूनियन में से अगर मान लीजिए ए को मैं माइनस करूंगा तो क्या पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। ये देखिए ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे यूनियन मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ए दिया हुआ है 1 3 5। तो मुझे क्या करना है, यूनियन माइनस ए, तो यूनियन माइनस ए, तो अभी तो डिफरेंस करना सिखाया ना, तो 1 इसमें है नहीं लिखूंगा, 2 भी है 2 नहीं है यानी कि 2 लिख दिया, 3 है नहीं लिखूंगा, 4 नहीं है यानी कि 4 लिख दूंगा, 5 है 5 भी नहीं लिखूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आया ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए, अगर मान लीजिए मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो वो क्या होता है, यूनियन, सॉरी यूनियन बोल रहा हूं, यूनिवर्सल सेट, सॉरी बार बार यूनियन बोल दिया गलती से, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को मैं ऐसे लिखता हूं माइनस ए, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है, कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, बहुत सारी चीजें ही मुझे निकाल करके दिखानी है। तो पहले देखिए ए और बी दिया हुआ है, पहला क्या है, ए माइनस बी निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ए माइनस बी निकालना है। सो ये ए माइनस बी क्या होगा, ए से बी को माइनस कर दो, तो 1, देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं, 3 देखिए माइनस हो गया यानी कैंसिल आउट हो गया, 4 भी माइनस हो गया यानी कि ए माइनस बी 1 2 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए और क्या बोला है, बी माइनस ए निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं एंड, यहाँ पे लिख देता हूं बी माइनस ए। तो अब क्या करूंगा, बी में से ए को माइनस करूंगा, तो 3 है नहीं लिखूंगा, 4 है नहीं लिखूंगा, 5 6, बस 5 6 आ गया, तो ये हो गया 5 6। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कर भी चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ए, ए कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट मतलब बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालने बोला, ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, देखिए ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें से ए को माइनस कर दिया, मतलब 1 2 3 4 को माइनस कर दीजिए। तो 1 2 3 4 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 6 7 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 2 3 4 को माइनस करूंगा तो 5 6 7 8 ही आएगा ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा ना, तो मुझे क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे पता होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एक बार रफली यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी मेरा है क्या, ठीक है। तो देखिए ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, 3,4, राइट। ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, 3,4, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से 3,4 माइनस कर दो, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये दोनों को माइनस कर दूंगा, तो क्या बच गया देखिए 1 2 5 6
7 8। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से। फिर बोला a माइनस बी का आप वेन डायग्राम बना के दिखाओ, a माइनस बी का वेन डायग्राम। तो देखिए मैं यहाँ पर छोटा में बना देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये a मेरा एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अच्छा, इनमें कॉमन भी है तो ये मेरा b एक सेट है। ठीक है ना, बोला a माइनस बी, मतलब a में से b वाले को माइनस कर दो, मतलब ये पूरा a है। अब इसमें से b पार्ट, तो देखिए ये तो पूरा b पार्ट है ना, ये तो पूरा b पार्ट है ना, तो a में से b को अगर माइनस कर दूंगा तो क्या पार्ट बच गया, देखिए ये वाला पार्ट बच गया। क्यों? क्योंकि ये पूरे a का ये जो पार्ट है ये तो b का भी पार्ट है ना, तो इसको मैं हटा दूंगा, ये मेरा a माइनस बी हो गया। ठीक है ना, a माइनस बी का मतलब a का वो पार्ट जो कि b में नहीं है, तो ये हो गया मेरा a माइनस बी का वेन डायग्राम। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएगा, मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, नोट्स जरूर बनाएगा। ठीक है, इतने अच्छे से करा रहा हूं, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा कि बाद में और कुछ छूटेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखिए ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो अगर तोड़ेंगे ना तो बस यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्या है, वही सेम बात, अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक चीज का कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, ठीक है, फिर से वही आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ए और बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, ये बस कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यू हमें दे दिया है, ए दे दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालने बोला है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से ए को माइनस किया, 1 2 3 4 5 में से 2 4 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 1 3 5। ठीक है ना, सो आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5, राइट। तो ये 2 4 हम लोगों ने बाद दे दिया। अब बोला है इसका भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस ए आ जाएगा, देख लेते हैं। सो ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए ये आ जाएगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो ये क्या है 1 3 5, और यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 को माइनस कर दो, तो 1 3 5 को माइनस करो, 1 को माइनस करो, 3 को माइनस करो, 5 को माइनस करो, क्या बच गया, बच गया 2 4। अच्छा, अब ये 2 4 ही क्या था, 2 4 ही तो मेरा ए था ना, यानी कि ये ए के इक्वल आ गया, ये मेरा वेरीफाइड। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग अगर समरी का बात करें तो हम लोगों ने जो जो चीजें सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा भाई, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से। तो आपको क्या सीखना था, आपको सीखना था कि मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, साथ साथ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। कभी कभी क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में देता है, बोलता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, और कभी कभी क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में देता है, बोलता है रोस्टर फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, नोटेशन का यहाँ पे मैं बात बता दूंगा आपको, नोटेशन क्या होता है वो समझिए। जैसे ये वाला का जब ब्रैकेट यूज होता है ना, ये वाला जब ब्रैकेट यूज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ए टू बी, लेकिन ए को काउंट नहीं करेंगे और बी को भी काउंट नहीं करेंगे। और ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब होता है ए टू बी, ए को भी काउंट करेंगे और बी को भी काउंट करेंगे। मतलब जो काउंट करना है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, जब काउंट नहीं करना है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप और सीखेंगे, हम लोग इनइक्वालिटीज वगैरह में भी सीखते हैं इस चीज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सेट ऑपरेशंस, तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वेन डायग्राम हम लोगों ने सीख लिया, वेन डायग्राम क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ भी सीख लिया। ठीक है, और आप इस चैप्टर का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए इसको फर्स्ट चैप्टर रखा गया है। तो आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं सीरियसली बता रहा हूं। ठीक है, और प्रैक्टिस के बाद और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे ना कि उसके बाद बुक वगैरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल पानी लगने वाला है। ठीक है, चलिए, सो राइट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इन रोस्टर फॉर्म, देन एक्सप्रेस्ड यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिया है कि लेस देन 15 प्राइम नंबर्स हमको लिखना है। ठीक है, किसमें पहले हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो मान लीजिए वो सेट ए है, तो हमको क्या करना है, प्राइम नंबर्स लिखने हैं 15 से छोटे। तो क्या होता है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है,
5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये हो गया मेरा किस फॉर्मेट में? रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म हो गया मेरा? रोस्टर फॉर्म। अब हमको इसी को किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता हूं, ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को। अब ये यहां पे क्या है? एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है। एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर। मुझे बताना पड़ेगा ना कि एक्स प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो अनलिमिटेड तक चला जाएगा। तो यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 15 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो एंड एक्स इज लेस देन 15। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा फॉर्म मेरा? ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। यहां पर देखिए गिवन ए दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड डिटरमाइन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स एग्जिस्ट। सो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको बताना है इसके सारे सबसेट्स कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, अगर ये सारे सबसेट्स आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स में बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स में बता दे रहा हूं। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स तो आपको बताया था क्या होता है? 2 टू द पावर n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, यानी 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए? 16 एलिमेंट्स बोल रहा हूं, 16 सबसेट्स हो गए। कितने हो गए? 16 सबसेट्स। आपको कमेंट में बताना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये जितने भी 16 हैं वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पहले एक 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 लिखिएगा, 4 मिल गए, फिर दो दो करके, मैंने 1 2, फिर 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, ऐसे कर करके, फिर 3 3 3 ऐसे करके करिएगा, फिर उसके बाद 3 3 लेके करिएगा, 1 2 3 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, फिर 4 और ले लीजिएगा, ऐसे करके 16 हो एक बार लिखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और आपको कमेंट में क्या बनाना है? कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे कमेंट में नीचे बताना है। नेक्स्ट देखिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये चीजें आपको निकालनी है, ये चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, सो मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान है। पहले देखिए यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, और निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी निकालना, तो मैं से क्या करना, पहले ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप सब लिख लो, 2 4 6 8। फिर बी के वो एलिमेंट जो कि नहीं लिखा गया उसको लिखना, यूनियन लिखना है। जैसे 1 नहीं लिखा गया तो 1 लिख लो, 2 लिखा जा चुका है, 3 नहीं लिखा गया 3 लिख लो, 4 लिखा जा चुका है, 5 नहीं लिखा है तो 5 लिख लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है। तो जैसे देखो 2 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया 2, 4। ठीक है, अब ऐसे ही a माइनस बी, बी माइनस ए निकालना है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? देखिए मतलब a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, तो a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है, तो देखिए 2 है इसलिए नहीं लिखूंगा, 4 है इसलिए नहीं लिखूंगा, 6 इसमें नहीं है तो लिख दूंगा, 8 नहीं है इसलिए लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का b माइनस है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है, ये आपको वेरीफाई करना है, ये आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो देखिए u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर हमें वेरीफाई करना है कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो पहले मैं a कॉम्प्लीमेंट निकाल तो लूं। तो देखिए a कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा, वो क्या होता है? u माइनस है, मतलब u के वो एलिमेंट जो कि a के अंदर नहीं है। तो a मेरा है क्या? 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, इसको बाद देके बाकी सब लिख दूंगा। राइट, तो क्या लिखूंगा? देखिए 1 3 5 7 9 10। राइट, सो ये मेरा क्या मिल गया आपको? a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो आगे में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि आप इसका वैल्यू निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, मतलब a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, ये निकालो तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। देख लेते हैं। तो पहले क्या करना है? मुझे a के सारे एलिमेंट्स लिख देना है। तो a के सारे एलिमेंट्स लिख दो, क्या क्या है? 2 4 6 8। फिर क्या करना है? a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख देना है, लेकिन जो एलिमेंट्स a में आ चुका है उसको नहीं लिखूंगा। तो 1 नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 5 भी नहीं आया है, 7 भी नहीं आया है, 9 भी नहीं आया और 10 भी नहीं आया है। अच्छा वैसे अब ये क्या आना चाहिए? u के इक्वल आना चाहिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं u के इक्वल आया है। u क्या है? 1 से लेके 10 तक। तो देख लेते हैं क्या 1 से लेके 10 तक हमारे पास एलिमेंट है। देखिए 1 है, राइट, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है,
7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी, यानी कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये एक्चुअली यूनिवर्सल सेट है, राइट। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ वेन डायग्राम शोइंग ए इंटरसेक्शन बी सेडेड आइडेंटिफाई विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो देखिए इसको हम लोग किस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले देखिए मैंने ये ए बना दिया, ठीक है ना, और इनका एक कॉमन पार्ट है तो ये बी बना दिया, ये ए है और ये बी है, राइट। अब देखिए ए में क्या क्या है, देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी है, जिसमें से सी डी बी में भी है, तो देखिए सी और डी यहाँ पे है और ये ए बी ऐसा कुछ है। अच्छा इसमें क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब हमें क्या बोला है, तो आइडेंटिफाई विच एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, तो वो कौन सा एलिमेंट है, सी और डी, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्वे अमंग 140 स्टूडेंट्स, 140 स्टूडेंट्स है टोटल, 60 लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, 70 लाइक्स टू प्ले इंडोर गेम्स, 75 लाइक्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, 30 को दोनों पसंद ऐसे ऐसे करके। ये क्या है, 3 चीजों को लेकर के ये क्वेश्चन है, तो 3 चीजों को लेकर के क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। बोल रहा है 7 को पसंद है वीडियो गेम, मतलब एन, मान लीजिए वीडियो गेम को मैं 20 से लिख रहा हूं, ये कितनों को पसंद है, 60 को पसंद है। 70 को इंडोर गेम्स, मतलब एन आई मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ये कितनों को पसंद है, 70 को, ठीक है। और 75 को आउटडोर पसंद है, एन आउटडोर कितने को पसंद है भाई, 75 को पसंद है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, 30 को इंडोर और आउटडोर पसंद है, अच्छा 75 को आउटडोर, 30 को इंडोर एंड आउटडोर, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बताया था, इंडोर इंटरसेक्शन आउटडोर, ये कितनों को पसंद है, 30 को। अच्छा 18 को वीडियो गेम और आउटडोर, एन वीडियो गेम आउटडोर कितनों को पसंद है भाई, 18 को पसंद है, ठीक है। और 42 को वीडियो गेम और इंडोर, और वीडियो गेम और इंडोर, ठीक है ना, ये कितनों को पसंद है भाई, 42 को पसंद है। और 8 को तीनों पसंद है, 8 को तीनों पसंद है, यानी कि एन वीडियो गेम इंटरसेक्शन इंडोर इंटरसेक्शन आउटडोर, ये कितनों को पसंद है, 8 को पसंद है, राइट। सो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्टूडेंट हु प्ले ओनली आउटडोर गेम्स, ये हमसे पूछा है, और स्टूडेंट हु प्ले वीडियो गेम्स एंड इंडोर गेम्स बट नॉट द आउटडोर गेम्स। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, इसको हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम आप देखिए, ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा था, ये आपको उतना आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये बन गया, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए पहला वीडियो गेम है, ये है मान लीजिए इंडोर गेम, और ये है आउटडोर गेम, ऐसे समझिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, हमको क्या बोला, तीनों, सबसे छोटा से स्टार्ट करता हूं, तीनों वाला पार्ट कितना है, 8, मतलब ये वाला पार्ट देखिए 8 हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना हो गया, 8, ये तीनों का पार्ट है ना, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, देखिए हमसे नेक्स्ट धीरे धीरे पीछे बढ़ते हैं। तो वीडियो गेम और इंडोर, वीडियो गेम और इंडोर, मतलब वीडियो गेम ये वाला और इंडोर ये वाला, तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो आप ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, वीडियो गेम और इंडोर, मतलब ये वीडियो गेम है और ये इंडोर है, इनका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना। इनका कॉमन पार्ट अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर मिटा दूंगा इसको, ठीक है। इनका कॉमन पार्ट ये है ना, ठीक है, इनका कॉमन पार्ट समझ में आया आपको, मैं फिर से दिखा रहा हूं, इनका कॉमन पार्ट ये है ना, ठीक है, राइट। तो ये कितना है, 42, लेकिन 42 में से 8 तो ऑलरेडी ये हो चुका है, तीनों का कॉमन पार्ट, तो ये वाला बस जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 42 माइनस 8, 42 माइनस 8 मतलब क्या हो गया, 34, तो ये हो गया मेरा 34, ठीक है ना, क्लियर। उसी तरह से देखिए इसका भी काम अब हो गया, इसका काम करते, देखिए V इंटरसेक्शन O, मतलब वीडियो गेम और आउटडोर गेम का इंटरसेक्शन, तो वीडियो गेम और आउटडोर का इंटरसेक्शन देखिए, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो वो ये है ना, राइट। तो वो कितना दिया हुआ है, देखिए 18, वीडियो गेम और आउटडोर का 18, बट आपको अगर मैं दिखाऊं ध्यान से, 18 में से तो 8 ये हो चुका है, यानी ये कितना हो गया, 10, ठीक है, यानी कि इसका भी काम हो गया। अब ये देखिए इंडोर और आउटडोर का 30 है, इंडोर और आउटडोर का 30 है, तो इंडोर और आउटडोर मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन तो आप देख पा रहे हैं, ये वाला है, तो ये वाला है, राइट। तो ये वाला में देखिए 30 है, लेकिन 8 तो ऑलरेडी ये हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा हो गया, राइट। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं आउटडोर वाले का बात देखते हैं, आउटडोर कितना है, 75,
यानी कि ये पूरा जो आउटडोर है ना ये है 75, 75 में से ये पूरा बाद देना पड़ेगा ना, ये 3 ठो, तो ये हो गया 30 10 40, 40 बाद चला गया, 40 बाद चला गया यानी कि 35। अच्छा ये अगर बात करते हैं इंडोर का, तो इंडोर टोटल कितने हैं देखिए 70, 70 में से ये तीनों को मुझे बाद देना पड़ेगा इंडोर में, तो ये हो गया आपका 30 30 64, 64 ऑलरेडी हो गया, तो ये हो गया बस 6, ठीक है। अच्छा ये हो गया 60, ठीक है, वीडियो गेम वाले 60, तो 60 में से देखिए ये कितना हो गया 42 52, यानी कि ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहे ओनली आउटडोर गेम, ओनली आउटडोर गेम कौन से, ये वाले 35, यानी कि ओनली आउटडोर कितने हो गए भाई 35। बोला है प्लेस हु प्लेज वीडियो गेम एंड इंडोर गेम्स, मतलब वीडियो गेम और इंडोर गेम तो होना चाहिए, मतलब वीडियो गेम ये वाला और इंडोर गेम तो होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, राइट, ये दोनों का कॉमन पार्ट एक तरह से, ठीक है। अच्छा ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों टोटल मिला लो, ठीक है। अच्छा लेकिन आउटडोर नहीं होना चाहिए, आउटडोर नहीं होना चाहिए मतलब ये दोनों नहीं होना चाहिए, आउटडोर का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये 3 होने चाहिए, तो ये कितना हो गया आपका 40 और ये 48, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया 48। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके हार्ड वाला टाइप रखा था, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छे से आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करा दूं। अब नेक्स्ट आपका काम है कि इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, रेगुलर रिवाइज करना, और इसके बाद अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इवन अगर आप बुक से उतना प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, सिर्फ यहां पर जितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया गया उसको भी करते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा इतने टाइम तक जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग फिर किसी और चैप्टर के साथ आएंगे और उस चैप्टर को एकदम डिटेल में थ्योरी प्लस उसका प्रैक्टिस के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।